नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ ओबीसी आरक्षण के उपवर्गीकरण के विषय में। ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर विवाद का विषय सदा से रहा है। इसके लिए 2 अक्टूबर 1917 को पिछड़ा वर्ग के सुझाव पर एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे कि हम सभी आप लोग रोहिणी आयोग के नाम से जानते हैं। 6 वर्ष के बाद रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने 4 श्रेणियों का वर्गीकरण करने का सुझाव दिया, जिसमें कि जिस प्रकार आप लोगों को ध्यान होगा, जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोशिश की थी कि वो आरक्षण की श्रेणी को 3 वर्गों में वर्गीकरण करें, जिसमें कि अति पिछड़े और मध्य और एक पिछड़े वर्ग के, जो कि मतलब कुछ साधन संपन्न से होते हैं। रोहिणी आयोग ने संभवतः उसी धारा पर चलकर 4 वर्गों में बांटने का सुझाव दिया है। आयोग का ये मानना है कि ओबीसी में शामिल 2800 जातियों में से 1000 जातियां इस प्रकार की हैं जिन्हें आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। आरक्षण का 25% लाभ महज 48% जातियों के हिस्से में आया है। कुल आरक्षण का 70% का लाभ महज 554 जातियों ने उठाया है। निश्चित तौर पर इस आयोग की रिपोर्टों को अगर सरकार लागू करना चाहेगी तो निश्चित तौर पर ये एक विवाद का विषय बनेगा। सबसे पहले तो मैं इसके समय पर सवालिया निशान लगाता हूँ। इस आयोग का कार्यकाल करीब 14 बार बढ़ाया गया और जब अब 2024 में और 2023 में अभी 5-6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लोकसभा के आम चुनाव होने हैं, उस समय इस तरह की रिपोर्ट का आना ऐसा महसूस होता है कि एक योजना के तहत ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि इंडिया के गठन के बाद, मैं उस इंडिया की बात कर रहा हूँ जो विपक्षी दलों का एक गठबंधन इंडिया के गठन के बाद जिस तरह से उन्होंने पिछड़ा वर्गों के जाति जनगणना का मुद्दा उन्होंने उठाया था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी असहज स्थिति में थी। वो चाहती थी कि किसी प्रकार से इसको दबाया जाए। उन्होंने बीच में मंदिर की भी बात की, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की बात कही, लेकिन उन्हें ये महसूस हुआ कि किसी भी तरह बात बनने वाली नहीं है। लिहाजा उन्होंने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो 6 साल से
लटकी हुई पड़ी थी अचानक सार्वजनिक कर दी गई। इसमें जो 4 वर्गों में बांटने का सुझाव है, उसमें एक वर्ग में उन लोग रखे जाएंगे जो कि साधन संपन्न पिछड़े वर्गों में माने जाते हैं, जिस प्रकार यादव, कुर्मी, जाट और गुर्जर। इन लोगों को वो संभवतः आरक्षण से दूर रखना चाहते, या आप मान लीजिए कि 4 वर्गों में बांटकर जो 27% की कैप, उसको इस प्रकार बांटा जाए कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ न मिला जाए उनको सबसे पहले उस आरक्षण का लाभ दिया जाए। उसके बाद वो बाद जिनको केवल 20-30 साल में केवल एक आध बार आरक्षण का लाभ मिला है, और उसके बाद वो जातियां रखी जाएं जिन्हें बार बार आरक्षण का लाभ मिला है, उन्हें एक तरह से आरक्षण से बाहर ही रख दें। हालांकि आरक्षण का ये मुद्दा इस प्रकार का मुद्दा है जिसको लेकर निश्चित तौर पर सभी दल बसते रहते हैं, और ऐन चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों की सबसे ज़्यादा हितैषी बताती है, उसके सामने मुश्किल ये है कि अगर वो रोहिणी आयोग को सिफारिशों को जस का तस लागू करती है तो निश्चित तौर पर उसके वोट प्रतिशत में गिरावट आएगी। क्योंकि ये सही बात है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश यादवों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है, लेकिन राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, इस जगह के यादव अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। इस प्रकार ही जाटों का एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसी प्रकार गुर्जरों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो भाजपा के सामने ये मुश्किल है कि ऐसा तो हो नहीं सकता जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक प्रदेश में, यहाँ तक कि अलग अलग लोकसभा में अलग अलग रणनीति बनाती हैं, तो रोहिणी आयोग में तो इस तरह का होगा नहीं, क्योंकि केंद्र स्तर से ये लागू होना है, इसलिए ये पूरे देश में लागू होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे ज़्यादा मुश्किल की बात यह है कि रिपोर्ट तो उन्होंने सार्वजनिक कर दी, लेकिन अगर वो जस का तस लागू करते हैं तो उनका वोट बैंक गिरता है। और यह रिपोर्ट सार्वजनिक होने से सबसे ज़्यादा तकलीफ ये आई है कि जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं निश्चित तौर पर जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं वो और अन्य विपक्षी दल इस बात पर जोर करेंगे कि आपके पास पिछड़ों की संख्या नहीं है, तो लिहाजा जाति जनगणना कराया जाए और 27% का आरक्षण जो है उसकी सीमा भी बढ़ाई जाए, आबादी के अनुसार आरक्षण हो। तो हो सकता है कि जो रोहिणी आयोग का जो सिफारिशें हैं सार्वजनिक, तो भाजपा ने इसलिए की जिससे कि ये कुछ पिछड़ों के कुछ जातियों पर आरोप लगाया जा सके कि उन्होंने अन्य कमज़ोर पिछड़ी जातियों को आरक्षण न देकर खुद उनका हक हड़पा है। लेकिन भाजपा ये भूल गई कि अभी उनके पास रिकॉर्ड भी नहीं है कि पिछड़ी जातियां हैं कितनी आबादी है। तो जाति जनगणना की मांग तेज होगी और हो सकता है कि कैप भी बढ़े, जो कि एक बंधन लगा रखा था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी विपक्षी दल आपको संघर्ष करते दिखाई दें। तो इस तरह तो वही बात हो गई जिस प्रकार की रोहिणी आयोग भाजपा के लिए ऐसा गुण भरा हसिया साबित हो रहा है
कि ना तो वो निगलती बनता है ना ही उगलती बनता है। अगर वो, चूंकि ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, तो अब पिछड़े वर्गों की आरक्षण को बढ़ाने की दिशा में लोग बढ़ेंगे और जाति जनगणना का शोर अगर तेज हो तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को घेरने के लिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, वो लगता है कि उनके गले की फांस बनने वाली है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।